हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमना आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या मुगल काल। मुगल काल में हम लोगों ने पढ़ लिया था बाबर, क्योंकि मुगल काल की नींव किसने डाली थी भारत में? बाबर ने। और मुगल वंश स्टार्ट हो चुका था। बाबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, बाबर का पुत्र आता है हुमायूं। कौन भाई? हुमायूं। इसका शासनकाल कब से प्रारंभ होता है? 1530 से, क्योंकि 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसका पुत्र आता है। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र, बाबर का बड़ा पुत्र। बात समझ में आई? देखिए, बाबर का क्लास देने के बाद एक ही स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगी तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे आपका। देखिए, बाबर शुरुआत में कहाँ का शासक था? फरगना का। इसके बाद इसने क्या जीता? समरकंद, काबुल और गजनी। इसके बाद भारत में एंट्री मारता है कहाँ से भाई? पंजाब यानी लाहौर के क्षेत्र से। किसे जीतता है? बाजौर को जीतता है। बाजौर में भेरा के किला पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद उस समय दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। इसका चाचा कौन था? आलम खां लोदी। और एक सूबेदार था पंजाब लाहौर के क्षेत्र का, कौन था? दौलत खां। इसके निमंत्रण पर बाबर आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर मार देता है। इसके साथ ही इसका एक मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत सिंह, उसे भी युद्ध क्षेत्र में मार देता है। और हुमायूं क्या करता है कि ग्वालियर का जो शासक था विक्रमजीत सिंह, उसके परिवार से कोहिनूर हीरा लूटता है और बाबर को दे देता है। बाद में बाबर को दे दिया। इसके बाद युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध राणा सांगा के साथ, और अफगान सेना मिलजुल कर लड़ती है बाबर से, उसमें भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद होता है चंदेरी यानी मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध होता है। इसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। बात समझ में आई? सबसे लास्ट में कौन सा युद्ध था बाबर का? घाघरा का युद्ध। इस तरह 1526 से लेकर 1529 तक बाबर के युद्ध चलते हैं और 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए, मुगल काल में पहली आत्मकथा किसने लिखी? बाबर ने। मुगलयान पद शैली का जनक किसे माना जाता है? बाबर को। 4 बाग लगाने का जनक किसे कहा जाता है? 4 बाग शैली का जनक बाबर को। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें भाई जो अयोध्या की मस्जिद थी, अयोध्या में जो मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर ने तोड़वाकर इसके सेनापति, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था अयोध्या में, मंदिर को तोड़ करके। बात समझ में आई? जबकि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था, इसके सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था मंदिर को तोड़कर। इसके बाद देखिए, जब बाबर मरा तो उसको कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा में आराम बाग में। इसके बाद जब हुमायूं के बाद भी इसका बेटा आता है अकबर, हुमायूं का बेटा यानी कि बाबर का पोता, इसने क्या किया था कि बाबर को आगरा से खुदवाकर कहाँ ले गया था भाई? काबुल में इसे दफनाया गया था। तो पहले मकबरा कहाँ पर था बाबर का? आगरा में। इसके बाद कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में। तो इसका मकबरा कहाँ पर हुआ? काबुल में। बात समझ में आई? बाबर देखिए अपनी एक आत्मकथा में ये भी कहता है कि मैंने कहीं पर भी 2 रोजे एक साथ नहीं मनाए, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ लड़ी इसने, सारी जिंदगी लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा और 1530 में इसकी क्या भाई मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? देखिए, अब बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन से? हुमायूं, और कौन था? कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे। इसके साथ ही एक पुत्री थी गुलबदन बानो बेगम, उसने बाद में हुमायूं नामा लिखा, वो अलग की बात है, हम आपको बताएंगे। देखिए, बाबर ने अपने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसे भाई? हुमायूं को, कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी जगह कौन लेगा? मेरा बड़ा बेटा हुमायूं। और ये कहा था कि जो राज्य शेष बचे उसको अपने भाइयों में बांट देना। यही क्या किया हुमायूं ने? यही किया। उत्तराधिकारी होने के नाते इसे क्या मिला भाई? दिल्ली और आगरा का राज्य मिला, आगरा, क्योंकि ये बाबर का उत्तराधिकारी। कामरान को क्या मिला? कंधार और काबुल। इसके बाद अस्करी को क्या मिला? संभल। और हिंदाल को मेवात, अलवर का क्षेत्र। इस तरह से मुगल काल का पहला शासक जिसने अपना राज्य भाइयों में बांट दिया था, कौन था भाई? हुमायूं था। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों गलती थी?
ये नहीं कि इसने अपने भाइयों में राज बांट दिया, इसका ये मतलब हुआ कि इसने राज को बांटकर अपने राज को कमजोर बना लिया था। और जो बाबर था वो किससे जूझता रहा, अफगानों से जूझता रहा, और उसमें भी अफगान बच गए थे और ये बंगाल और बिहार की तरफ भाग गए थे, वहां पर मजबूत होते रहे, अपने तलवार में धार लगाते रहे। जब बाबर हुमायूं आया तो अफगानों ने हुमायूं का जीना हराम कर दिया था। उसी में से एक निकलता है शेर खां। कौन? शेर खां। शेर खां ये निकलता है। ये अब एक ऐसा अफगान था जिसने हुमायूं का जीना हराम कर दिया था। ये कौन था? अफगान भाई इब्राहिम लोदी का संबंधी था, रिलेटिव था शेर खां। शेर खां इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसने कम उम्र में एक शेर को मार दिया था, निहत्ते, इसलिए इसका नाम शेर खां पड़ा। इसने यही बाद में क्या बना, शेर शाह सूरी, जिसने सूर वंश की स्थापना की। इसके साम्राज्य को द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है क्योंकि प्रथम कौन थे? लोधी वंश के जो शासक थे वो क्या अफगान थे। इसके बाद ये उन्हीं में से एक निकला, कौन? शेर खां। और इसने क्या सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है, बीच में घुस जाता है। अगर देखिए हुमायूं का राज देखें, हम काल देखें, शासन काल देखें, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। कब से भाई? 1530 से लेकर 1540 तक। यहाँ पर कौन आ जाता है 40 में? शेर शाह सूरी। जो पहले शेर खां था वही बाद में शेर शाह सूरी के नाम से राज हथिया लेता है। किसका भाई? हुमायूं का। इसके बाद 1555 में फिर हुमायूं अपनी गद्दी को प्राप्त करता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए हुमायूं का अगर मतलब देखें तो इतिहासकार ये बताते हैं कि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, किस्मत वाला, लेकिन इसका नाम बिल्कुल विपरीत हो गया था। इसने अपना राज ठीक से नहीं चला पाया अफगानों की वजह से। अफगानों ने इसे ठीक से राजा नहीं बनने दिया, या फिर कह लें कि शासन नहीं करने दिया। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग देखते हैं हुमायूं को। यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ भाई? 1530 में ही, जब बाबर की मृत्यु होती है तो इसका राज्य अभिषेक हो जाता है। चलिए भाई, राज्य अभिषेक कब हुआ? 1530 ईस्वी में इसका राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक के बाद इसने पहला अभियान कहाँ पर किया भाई? कालिंजर में। देखिए हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई कौन सी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्योंकि बाबर अपने पिता के साथ, हुमायूं ने एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था पानीपत के युद्ध में। ये उसके जीवन की सबसे पहली लड़ाई कौन थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। और राज्य अभिषेक होने के बाद इसका पहला अभियान कहां पर था? 1531 में कालिंजर पर, कालिंजर अभियान। कालिंजर कहां पर पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र पड़ता है। देखिए यहां पर ये क्या है भाई? ये गुजरात है, ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पर पड़ता है क्या? कालिंजर। पहला अभियान इसका कहाँ पर था? कालिंजर, 1531 में। उस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहा था भाई? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ ये अभियान था, लेकिन इसने क्या किया भाई? संधि कर ली थी उसके साथ। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर ली थी और इसे छोड़ दिया था। ये क्यों किया था भाई बताइए? पहला अभियान ये कालिंजर में ही क्यों था? क्योंकि उस समय यहां पर गुजरात में कौन शासन कर रहा था? बहादुर शाह। और राजस्थान में कर्णवाही या फिर कर्णवती महारानी इस समय राजस्थान में शासन संभाल रही थी। बहादुर शाह जो था ये क्या करता था भाई कि
जो राजस्थान की महारानी थी कर्ण इसको बहुत परेशान कर रखा था। ये चाहता था कि राजस्थान को हम जीत लें, और यही कारण था कि राजस्थान की महारानी कर्ण ने हुमायूं को दिल्ली में एक पत्र लिखा और एक राखी भेजी और मदद मांगी कि बहादुर शाह ने बहुत उत्पाद मचा रखा है, आप हमारी मदद कीजिए। इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं कर्ण की मदद नहीं करना चाहता था, या फिर करना भी चाहता तो लेट पहुंचा था। इसीलिए इसने क्या किया, पहले यहाँ पर आक्रमण किया, क्योंकि जो ये मध्य प्रदेश में कालिंजर था, यहाँ का शासक जो था ये बहादुर शाह का मित्र हुआ करता था। तो हुमायूं ने ये सोचा कि अगर हम डायरेक्ट गुजरात पर आक्रमण करते हैं तो ये जो प्रताप रुद्र देव है ये इसकी मदद करेगा, किसकी, बहादुर शाह की। तो यही कारण ये रहा कि इसने, हुमायूं ने पहले किसको निपटाया, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव को, वहाँ उसने संधि कर ली। बात समझ में आई। तो इस तरह से कर्ण की मदद करने में नाकाम कौन रहा, हुमायूं। और कर्ण ने क्या किया भाई, अपनी आत्मरक्षा के लिए, बहादुर शाह से बचने के लिए, जब इसने, बहादुर शाह ने राजस्थान पर आक्रमण किया, यानी कर्ण पर आक्रमण किया, तो इसने कर्ण ने अपनी आत्मरक्षा के लिए या आत्मसम्मान के लिए क्या कर लिया था भाई, जौहर कर लिया था। तो इस तरह से हुमायूं जो था ये कर्ण की मदद करने में नाकाम रहा, जबकि इसने क्या भाई, मदद मांगी थी हुमायूं से, एक राखी भी भेजी थी, एक पत्र भी लिखा था। समझ में आई बात। इसलिए इसका पहला बयान कहां पर था, कालिंजर, प्रताप रुद्र देव के खिलाफ इसने यहां पर संधि कर ली थी। बात समझ में आई। आगे बढ़ जाए, बताइए भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए भाई। देखिए अगला बयान कब होता है इसका, 1532 में। कहां पर भाई, दोहरिया। दोहरिया कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जौनपुर में। ये इसका दूसरा बयान था राजा बनने के पश्चात। किसके साथ भाई, अफगानों के साथ, अफगानों के साथ। यहां पर अफगानों को इसने परास्त कर दिया था। ये था इसका राजा बनने के बाद दूसरा बयान। कौन सा, दोहरिया का युद्ध। इसके बाद देखिए 1532 में एक और अभियान करता है, किस नाम से उसे जाना जाता है, बताइए। चुनारगढ़ का घेरा। ये युद्ध करने के लिए गया। उस समय यहाँ पर कौन था भाई, शेर शाह सूरी, शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, इसके खिलाफ था। लेकिन यहाँ भी इसने क्या किया भाई, ये युद्ध करने तो ज़्यादा था लेकिन वहाँ पर संधि कर लेता था। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, उनको छोड़ देता था अफगानों को, जो बाद में इसके भाई दिल के नासूर बन गए। कौन, अफगान। यहाँ पर भी चुनारगढ़ में क्या किया, हुमायूं ने शेर खां के साथ संधि कर ली और बदले में कुछ धन इसे मिल गया, लगभग 1 लाख रुपए इसे दिए गए थे। और शेर खां ने क्या किया, अपने पुत्र कुतुब खां को संधि के एवज में हुमायूं के साथ भेज दिया, हुमायूं की सेवा के लिए। किसने, शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया, संधि के बदले पैसे लिए। और क्या भाई, शेर खां ने अपने पुत्र को हुमायूं के साथ भेज दिया हुमायूं की सेवा के लिए। बात समझ में आ गई। पहला बयान कालिंजर, राजा बनने के बाद। इसके बाद दोहरिया 1532, और कौन सा, 1532 में चुनारगढ़ का घेरा, जहां पर शेर खां के साथ संधि कर ली थी और शेर खां को छोड़ दिया था, वहां का सूबेदार रहने दिया किसने, हुमायूं ने। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या, उस समय कर्ण ने जिस समय जौहर किया था, ये बहादुर शाह कर्ण को परेशान कर रहा था, तो इसने पहले किसको निपटाया था, कालिंजर, प्रताप रुद्र देव के साथ संधि कर ली थी। अब नंबर आता है, इसने सोचा कि अब इसको हम निपटाते हैं, किसको, बहादुर शाह को, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह को। अगला किसके साथ भाई, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। किसके साथ संघर्ष होता है,
बहादुर शाह के साथ। बहादुर शाह को इसने पराजित कर दिया था हुमायूं ने। किसने भाई? हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर दिया था। अगला अभियान किसके साथ होता है? गुजरात अभियान, बहादुर शाह के साथ। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे देखिए। पंद्रह सौ उनतालीस में चौसा का युद्ध। देखिए भाई, चौसा कहाँ पर पड़ता है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है चौसा। बात समझ में आई? चौसा कहाँ पर पड़ता है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है चौसा। यहाँ से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और उस समय गंगा नदी उफान पर थी, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर फिर सामना किसके साथ होता है? शेर शाह के साथ, शेर शाह सूरी के साथ। और ये घेरा डाल देता कहाँ पर? चौसा में। हुमायूं घेरा डाल देता है चौसा में शेर शाह सूरी के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन शेर शाह सूरी क्या करता है भाई? अचानक हमला कर देता है। किस पर? हुमायूं पर। तो हुमायूं को कुछ समझ में नहीं आता है, और रात में ये हमला था तो वहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और शेर शाह सूरी जो था उस जगह से परिचित था, क्योंकि वहाँ पर ये शासन कर रहा था। तो हुमायूं क्या करता है? शेर शाह से अचानक हमले से बचने के लिए क्या करता है? गंगा नदी में कूद जाता है। गंगा नदी में कूद जाता है घोड़ा समेत। किससे बचने के लिए? शेर शाह सूरी के, क्योंकि शेर शाह सूरी ने अचानक हमला किया था। और कूदने के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम। क्या था? निजाम। ये क्या भाई? एक मल्लाह था, मल्लाह, नाव चलाने वाला। ये क्या करता है? कुछ समय बाद हुमायूं को बचा लेता है, और हुमायूं ये कहता है इस व्यक्ति से, निजाम से, कि आपने हमें बचाया, ये हम आपका एहसान है, और आप दिल्ली आइए। दिल्ली, निजाम से कहता है हुमायूं, दिल्ली आइए तो आपको हम एक दिन का क्या भाई? बादशाह बना देंगे, बादशाह। और इसने क्या किया भाई? होशियारी दिखाई। किसने? निजाम ने होशियारी दिखाई। एक दिन का जब ये दिल्ली गया तो हुमायूं ने इसे एक दिन का बादशाह बना दिया। और निजाम ने क्या किया भाई? होशियारी दिखाई। क्यों होशियारी दिखाई? क्योंकि ये एक दिन का बादशाह बना था, तो ये चाहता था कि मेरा नाम हो जाए। तो इसने क्या किया भाई? चमड़े के सिक्के जारी कर दिए, चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। किसने? निजाम ने। इस तरह से इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया, केवल एक दिन का शासक बनने के लिए। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, जीवन की पहली लड़ाई हुमायूं की कौन सी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि अपने पिता बाबर के साथ लड़ा था। इसके बाद राज्य अभिषेक के बाद प्रथम अभियान कौन सा था? कालिंजर अभियान, प्रताप देव के खिलाफ। इसके बाद दोहरिया 1932 में, और 1932 में क्या? चुनारगढ़ का घेरा, जहां पर युद्ध करने के लिए गया था हुमायूं शेर खां के खिलाफ, लेकिन इसके साथ संधि कर ली थी। अगला आक्रमण किया इसने किसके साथ? गुजरात में। बताइए भाई, बहादुर शाह के खिलाफ। इसके बाद चौसा का युद्ध फिर होता है सामना किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ। और ये उससे बचने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है और बच जाता है। इस तरह से 1539 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बात समझ में आई? कहाँ तक? 1539 तक। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? इसे हटाएं। एक तरह से चौसा के युद्ध में क्या? हुमायूं भाई पराजित हो गया था, भाग गया था। तो इसका शेरशाह सूरी का दबाव किस पर पड़ा? दिल्ली पर। दिल्ली पर असर पड़ा। एक तरह से दिल्ली को जीतने के कगार पर था कौन? शेरशाह सूरी। क्योंकि जो हुमायूं था वो भाग गया था शेरशाह सूरी से बचने के लिए, और ये दावेदार कौन हो गया था? शेरशाह सूरी दिल्ली के लिए दावेदार हो गया था। इसको हटाएं? बताइए भाई, हटाइए इसको। चलिए देखिए भाई,
चौसा के युद्ध में क्या भाई, शेरशाह सूरी भाग गया था, सॉरी कौन, हुमायूं भाग गया था शेरशाह सूरी से बचने के लिए। इसके बाद फिर आमना सामना होता है कब भाई, 1540 में। किस युद्ध में भाई बताइए, बिलग्राम, बिलग्राम या फिर इसे कहते हैं क्या, कन्नौज, कन्नौज का युद्ध होता है कब, 1540 में। किसके साथ भाई, शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी के साथ। किसका सामना होता है, हुमायूं का। फिर से युद्ध होता है और हुमायूं पूरी तरह से क्या होता है, पराजित। हुमायूं क्या भाई, पराजित हो जाता है पूरी तरह से। चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से बचने के लिए गंगा नदी में कूद गया था। इसके बाद फिर सामना होता है 1540 में, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है किससे भाई, फिर से होता है शेरशाह सूरी के साथ। इस बार शेरशाह सूरी पूरी तरह से हुमायूं को परास्त कर देता है। किससे भाई, हुमायूं को पूरी तरह से परास्त कर देता है और हुमायूं का यानी राज्य छूट जाता है, दिल्ली की गद्दी छूट जाती है। और 1540 में क्या कर देता है भाई, सूरी वंश की स्थापना, सूरी वंश की स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी। कब, 1540 में, ध्यान से देखते रहना। इसके बाद अब हुमायूं को बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ये कहाँ पर गया, सिंध। सिंध में अमरकोट गया। कहाँ पर भाई, अमरकोट। अमरकोट में इस समय किसका शासन था भाई, वीरसाल का, वीरसाल का। अमरकोट सिंध क्षेत्र में इस समय कौन शासन कर रहा था, वीरसाल। ये कौन था, हुमायूं का एक मित्र था। तो हुमायूं ने इनके यहाँ क्या भाई, शरण ली, शरण। खुद हुमायूं और इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, और इसके साथ कौन थी, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी। यहाँ पर कुछ समय हुमायूं रुका, किसके यहाँ, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ, और इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, यहाँ पर रुके ये लोग। और क्या किया भाई, हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया। किसको भाई, अकबर को। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, वीरसाल के राज्य में, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया, हमीदा बानो बेगम, यानी कि हुमायूं का ये कौन था, पुत्र था। और कुछ समय रुकने के बाद ये कहाँ पर चला गया भाई, हुमायूं कहाँ पर जाता है, ईरान। ईरान में एक शासक था शाह के यहाँ जाता है, वहाँ पर शरण लेता है और वहाँ पर एक छोटी सी फौज तैयार करता है भाई, छोटी फौज, छोटी फौज। 1540 के बाद किसका शासन आ गया था, शेरशाह सूरी। दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था और सूरवंश की स्थापना कर दी थी, या फिर सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। और जब ये अमरकोट से हुमायूं कहाँ पर पहुंचा, ईरान में। ईरान में शाह के यहाँ पहुंचा तो इसने का एक छोटी फौज तैयार की और दोबारा गद्दी प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। अब भाई गद्दी प्राप्त करेगा तो कहाँ से आना होगा इसको, देखिए कहाँ पर था, ईरान में, ईरान। यहाँ पर एक छोटी फौज तैयार करता है हुमायूं और कहाँ आता है, काबुल और कांधार। भाई वही एक रास्ता था, आसान रास्ता घुसने का हिंदुस्तान में। और 1545 में ये क्या करता है भाई, और हुमायूं के साथ कौन था, बैरम खां, इसका सेनापति कौन था, बैरम खां। तो 1545 में ये काबुल और कांधार को जीतता है, कांधार और काबुल को, क्योंकि यहाँ से घुसने के बाद ये दिल्ली पर पहुँच सकता था। कौन, हुमायूं। तो 1545 में इसने क्या जीता, काबुल और कांधार। किसने, हुमायूं ने बैरम खां की मदद से, अपने सेनापति बैरम खां की मदद से। बात समझ में आई। पहले कहाँ गया भाई, बिलग्राम का युद्ध हुआ या कन्नौज का युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह पराजित कर दिया।
तो ये इसका राज छूट गया, दिल्ली की गद्दी छूट गई, और ये कहाँ पर गया भाई, सिंध अमरकोट गया। वहां पर एक इसका मित्र था बीरसाल के यहाँ शरण ली। वहीं पर इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अकबर। कौन था भाई, अकबर। और ये इसके बाद कहाँ पर गया, ईरान में। ईरान में एक शासक था शाह के यहाँ रुका, और वहाँ पर इसने एक छोटी फौज तैयार की, और वहाँ से अपनी दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए चल देता है। और सबसे पहले जीतता है 1545 में। किसे भाई, किसे जीतता है, काबुल और कांधार में। कांधार को, क्योंकि वही रास्ता था हिंदुस्तान में घुसने का आसान रास्ता। वहाँ से पंजाब से होते हुए हरियाणा दिल्ली पहुँच जाता। अब देखिए 1545 में क्या जीता, काबुल और कांधार। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, बताइए भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, देखिए 1545 में क्या जीता, काबुल और कांधार। अब यहाँ पर आ गया ये काबुल और कांधार में। अब ये क्या कर रहा था भाई, यहाँ पर इंतजार कर रहा था शेर शाह सूरी, और अफगानों से लड़ने का योजना बना रहा था। लेकिन अभी भी बहुत कमज़ोर था, क्योंकि इसके पास एक बहुत छोटी सी सेना थी जो कि शेर शाह सूरी से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। और इसके बाद इंतज़ार करता रहा, जब 1545 में, कहाँ भाई, 1545 में किसकी मृत्यु हो गई, शेर शाह सूरी की। एक कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान के दौरान ये एक आग्नेयास्त्र, या फिर कहिए एक ऐसे ही अस्त्र का प्रयोग कर रहा था जिससे आग निकलती है, गोला निकलता है, बारूद या तोप भी कह सकते हैं उसे। तो उस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान, क्योंकि उसका गोला जो था वो फायर उसका मिस हो गया था शेर शाह सूरी का, और वो गोला जो था वो कहाँ पर गिर गया था, शेर शाह सूरी के पास, जहाँ पर बारूद रखा हुआ था, और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या भाई, उसका पुत्र आता है, उसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद और अफगान आते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी जो मुख्य था वो मर चुका था 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान। इसके बाद देखिए आता है 1555 में, शेर शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात, कहाँ पर, पंजाब में एक जगह है मच्छीवाड़ा, पंजाब को जीतता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, पंजाब को जीतता है, और किसे भाई, अफगानों को हरा देता है। अब शेर शाह सूरी के बाद कोई मुख्य शासक तो बचा नहीं था अफगान में, उसके भाई रिलेटिव थे, परिवार के लोग थे अफगानों में शेर शाह सूरी के बाद, उनको हरा देता है। किसकी भाई, बैरम खां की मदद से, बैरम खां की मदद से। बात समझ में आई, कौन, हुमायूं हरा देता है अफगानों को मच्छीवाड़ा के युद्ध में। किसकी मदद से, बैरम खां की मदद से, अपने सेनापति की मदद से। अब इसके बाद फिर पंजाब से आगे बढ़ता है, कहाँ पर, पंजाब से आगे बढ़ता है। फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद। ये कहाँ पर भाई पड़ता है, ये चंडीगढ़ के पास में पड़ता है। यानी कि दिल्ली की सीमा में एंट्री कर रहा था कौन, हुमायूं। दिल्ली को प्राप्त करने के लिए सरहिंद का युद्ध होता है। इस समय दिल्ली में कौन था भाई, अफगानों का एक रिश्तेदार था, उसका सगा संबंधी था, कौन, सिकंदर सूर, इससे सामना होता है। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं सिकंदर सूर को हरा देता है, और बैरम खां की मदद से। किसकी भाई, बैरम खां की। बैरम खां ने इसकी बहुत मदद की, ये इसका सेनापति था। इसी की सहायता से ये दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लेता है। कब, 1555 में। अब देखिए इसका छूटा कब था दिल्ली, बताइए भाई, 1540 में। और दोबारा कब मिला, 1555 में। कितने साल हो गए भाई, बताइए, कितने साल हो गए, बताइए कितने साल हो गए, 15 साल। 1540 से लेकर 1555 में, यानी कि दिल्ली कब छूटा था इसका, 1540 में, और मिला कब, 1555 में। कितने वर्ष हो गए, 15 वर्ष।
तो इसने 15 वर्ष कहाँ बिताए? एक निर्वासित जीवन जिया, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर नहीं रहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कितने साल हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया? भाई 15 साल। कितने? 15 वर्ष। यहाँ पर देख लीजिए 15 वर्ष का अंतर आ रहा है। 1540 से लेकर 1555 में दोबारा मिला, तो ये क्या भाई? निर्वासित जीवन जीता रहा, यानी कि दिल्ली को छोड़ दिया था इसने। बात समझ में आ गई? इसकी एक बहन थी, कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बानो बेगम। ये कौन थी? बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। इसने क्या भाई? हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा इसकी रचना की। किसके बारे में था? ये हुमायूं के बारे में था। शुरुआत में क्या भाई? शुरुआत के कुछ भाग में किसका वर्णन है? बाबर का। और लास्ट में किसका है भाई? हुमायूं का। इसमें दोनों का वर्णन मिलता है, बाबर का कुछ वर्णन और बाद बाकी किसका? हुमायूं का। किसने लिखा? गुलबदन बानो बेगम, हुमायूं की बहन यानी बाबर की पुत्री ने। बात समझ में आ गई? ये था हुमायूं। देखिए हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष में। और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े, ज्योतिष को बहुत मानता था, और अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, विभिन्न रंग के कपड़े। बात समझ में आई? चलिए देखिए हुमायूं के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। इसने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। पुस्तकालय किसका भाई? पुस्तकालय का। इसका नाम रखा दीन-ए-पनाह। क्या भाई? दीन-ए-पनाह। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, दीन-ए-पनाह का निर्माण किसने करवाया? तो हुमायूं ने करवाया। ये क्या था भाई? पुस्तकालय था। एक दिन की बात है कि हुमायूं यहाँ पर टहल रहा था। किसकी भाई? दीन-ए-पनाह की सीढ़ियों पर टहल रहा था, कुछ पढ़ रहा था, और इसका पैर फिसल जाता है। किससे भाई? सीढ़ियों से, और लुढ़क कर नीचे आ जाता है। कौन? हुमायूं। और हुमायूं क्या हो जाती है? मृत्यु। सीढ़ियों से लुढ़कने की वजह से ये नीचे गिरता है और लुढ़क कर नीचे आता है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। कब हुई भाई? मृत्यु 1556 में हुमायूं की मृत्यु। इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए ही आया था दिल्ली की गद्दी पर, और लड़खड़ाते हुए भी चला गया, यानी कि लड़खड़ाते हुए इसने शासन संभाला, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। बात समझ में आई? जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका मकबरा बनाया जाएगा भाई। मकबरा। इसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में। किसका? हुमायूं का। ये भाई बिल्कुल देखने में ताजमहल के जैसा है। कैसा भाई? देखने में क्या? ताजमहल जैसा। ताजमहल, लेकिन बिल्कुल ताजमहल जैसा नहीं है। ताजमहल एक अलग इमारत है, और ये क्या? एक अलग है। लेकिन देखने में बिल्कुल हुमायूं का मकबरा कैसा लगता है? ताजमहल जैसा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? भद्दी नकल। अब देखना है यहाँ पर, हुमायूं का मकबरा ताजमहल से कब पहले बना, लेकिन ये देखने में कैसा लगता है? ताजमहल जैसा। बात समझ में आई? और भद्दी नकल किसे कहा जाता है? यानी ताजमहल के बाद शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, इसके बाद कौन बनवाता भाई? औरंगजेब अपनी पत्नी की याद में बनवाता है। कौन? ताजमहल जैसा मकबरा बनवाता है, उसे कहते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। ये कहाँ पर है भाई? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब बात समझना, हुमायूं का मकबरा कैसा भाई? देखने में ताजमहल, जबकि ताजमहल से पहले बना। इसके बाद औरंगजेब जो हुआ, औरंगजेब उसने क्या किया? बीबी का मकबरा बनवाया। कैसा भाई? बिल्कुल ताजमहल जैसा। तो प्रश्न पूछा जाता है क्या भाई कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल
या ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरा को किसे कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरा को प्रश्न पूछा जाता है। जबकि हुमायूं का जो मकबरा था दिल्ली में वो भी ताजमहल जैसा देखने में था, जबकि ताजमहल से पहले बना था, और बीबी का मकबरा ताजमहल के बाद बना, यानी कि औरंगजेब ने बनवाया। तो ताजमहल की भद्दी नकल कौन सी हुई? बीबी का मकबरा। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई देखिए, ये था आपका हुमायूं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।